See this. This is an LC oscillator circuit. LC oscillator circuit. And that LC oscillator circuit is the device which converts which convert DC into AC. मतलब आप इनपुट में DC दोगे और आउटपुट में मुझे AC की सप्लाई मिलेगी, फ्लक्चुएटिंग सप्लाई मिलेगी मुझको आउटपुट। उसके लिए मैंने एक सप्लाई सर्किट बनाया है लाइक दैट। एक की 1 यहां जोड़ा, की 2 यहां जोड़ा, बैटरी लिया, कैपेसिटर लिया, उसके पैरेलल में इंडक्टर जोड़ा। ये पैरेलल है, ध्यान देना फिलहाल। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस सप्लाई को ऑफ रखूंगा, मतलब इस कनेक्शन को ऑफ, K2 को ऑफ रख के K1 को चालू रखूंगा। K1 को चालू करने का रीजन है कि मैं बैटरी की सप्लाई से क्या कर रहा हूं, करंट सप्लाई दे रहा हूं। किसको? कैपेसिटर। तो दी कैपेसिटर को करंट की सप्लाई दे रहा हूं, तो कैपेसिटर करंट को पास नहीं करता है, वो अपने में से सिर्फ चार्ज को स्टोर करता है। तो ऐसे में डीसी सप्लाई की जो चार्ज है उसको स्टोर करता जाता है, लेकिन कब तक स्टोर करता है? जब तक वो सैचुरेट नहीं होता। वंस इट गेट्स टू द सैचुरेशन लेवल, इट स्टार्ट रिलीजिंग इट्स चार्ज if any external source of discharge is applied to it। तो यदि मैंने इसको चार्ज करता चला गया, तो ध्यान से सुनना, ये चार्ज हो रहा है एक तरफ की प्लेट और डिस्चार्ज होता है दूसरे तरफ के एंड से। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो एक इंडिकेशन से हमें पता चलेगा कि दैट हैज बीन चार्ज। तो मैं क्या करूंगा, इस सप्लाई को ऑफ कर दूंगा, बैटरी को इस सिस्टम से बाहर कर दूंगा और इसे जोड़ दूंगा सप्लाई। मतलब K2 is connected now, it means battery is now off and capacitor will be connected to inductor in series। बिल्कुल इस केस में ये हट जाएगा और सर्किट से जो कैपेसिटर है वो इंडक्टर से डायरेक्टली जुड़ जाएगा with the connection of that। ऐसे में क्या होगा, कैपेसिटर में जितना चार्ज स्टोर था वो अपने से वो स्टोर चार्ज करंट के रूप में इसमें से पास करने लगता है, मान लो इस डायरेक्शन में। तो जब करंट बाहर आता है बैटरी के कैपेसिटर के दूसरे एंड से, करंट विल बी कमिंग आउट। अभी ध्यान देना, करंट की डायरेक्शन ये, तो करंट की डायरेक्शन ये है और ये करंट किसमें से पास हो रहा है? इंडक्टर। जब इंडक्टर से पास होगा तो हमने सबने पढ़ा है कि एक इंड्यूस ईएमएफ बनाता है हमेशा कोई भी करंट जब वो इंडक्टर से पास होता है, और वो इंड्यूस ईएमएफ होता है E=-L di/dt। दिस इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द इंडक्टर, ये सबको पता है। तो इसीलिए यदि आपको मालूम है ये, तो वी विल बी गेटिंग द सेम ईएमएफ हियर बिकॉज ऑफ द इंडक्टेंस L। तो इसके अक्रॉस मुझे एक इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, और उसके कारण से ईएमएफ मिल जाएगा L-L di/dt। जैसे ही ये इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंडक्टर के अक्रॉस डेवलप होगा, ये अप्लाइड करंट के अगेंस्ट में इंड्यूस है, अप्लाइड करंट के अगेंस्ट में करंट फ्लो करने लगेगा और वो अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करेगा। ऐसे में एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी सर्किट में उल्टे डायरेक्शन, एंड दैट विल बी कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। दैट विल बी कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट व्हिच विल बी फ्लोइंग अगेंस्ट द अप्लाइड करंट। इसको ये चॉप कर देगा, रोक देगा और सप्लाई में खुद फ्लो हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है, ये करंट जब यहां पहुंचता बैटरी से हटाया गया इस कैपेसिटर के अक्रॉस, तो इस कैपेसिटर के इस एंड को ये चार्ज करना चालू कर देता है। मतलब ए एंड था, पहले चार्ज हो रहा था और बी से डिस्चार्ज हो रहा था, करंट आ गया यहां से बाहर बी से। अब ये क्या करेगा, रिवर्स करंट फ्लो करेगा बाहर। तो बी पे जाएगा करंट, बी को चार्ज करेगा, फिर इंड्यूस करेगा ए को और इंडक्शन से एक करंट फ्लो होने लगेगी बाहर, I induced
कहां फ्लो होने लगेगी? ए से ऊपर। मतलब अब करंट की डायरेक्शन देखो रिवर्स हो गई है। आई इंड्यूस फ्लो, और ये करंट ऐसी चली। तो पहले इनिशियली करंट ऐसे जा रही थी, अब करंट ऐसे जा रही है। लेकिन यही करंट जब अब वापस किसमें से पास होगी? फिर से इंडक्टर से पास होगी। तो इंडक्टर क्या करेगा? इंड्यूस्ड का इंड्यूस्ड बनाएगा, और इस करंट के अगेंस्ट में फिर से क्या करेगा? एक और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर देगा इंडक्टर, जिसकी डायरेक्शन फिर से रिवर्स होगी, यानी कि ओरिजिनल के अलाउंग होगी। मतलब करंट फिर से चलेगा ऐसा, ये यहां से पहुंचेगा और कैपेसिटर के पहले एंड पे फिर से पहुंचेगा ए, और कैपेसिटर के ए एंड को चार्ज करेगा और बी से डिस्चार्ज करेगा। मतलब फिर से एक इंड्यूस करंट यहां से फ्लो होने लगी रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी। तो एक बार करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, ऐसे फ्लो होगी। और फाइनली मुझे इस इंडक्टर के अक्रॉस एक आउटपुट मिलेगा लाइक दिस, एंड देन दिस, एंड देन दिस, एंड देन दिस। इन दैट वे वी विल गेट और ऑब्टेन व्हाट? टाइम के रिस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा मुझे? एसी का सप्लाई मिल जाएगा। I think everybody must have understood this part. Is that clear to all of you? Clear? अब आगे बढ़े। तो इस प्रकार से डीसी ने क्या किया? एसी प्रोड्यूस कर दिया, एंड दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ द एसी ऑसिलेटर वर्किंग। दिस द वर्क। अब मैथमेटिक्स में जाए तो हम लोग इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखें। तो व्हाट इज मैथमेटिकल ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स? मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, लेट्स सी। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। So what exactly happens? Everybody must understand this part. तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि when AC passes through an oscillator, AC sorry मैं गलती हो रहा हूँ, DC passes through an oscillator. DC passes through an oscillator circuit, then we get net EMF of the circuit as net EMF of the circuit। ध्यान देना, एज इसके अक्रॉस जो EMF मिलेगा वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस, वो आएगा Q by C। रिमेंबर स्टूडेंट, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज एक्चुअली V equal to Q by C। तो ऑब्टेन इट दैट वे। लेकिन इसके अक्रॉस EMF कितना मिल रहा है? EL। तो हमारे पास नेट EMF क्या मिला मुझे? ध्यान देना, नेट EMF हमको मिलेगा Q by C इक्वल टू माइनस LDI by dt। इसका मतलब ये हुआ कि नेट EMF की वैल्यू मिली Q by C प्लस LDI by dt। I think everybody must have understood this part equal to 0। I think equal to 0। This would be the condition। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये नोट कर लें हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको अपन ने नोट कर लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, तो देखो क्या होता है। तो अब हम लोग, ये तो मैं मिटा दे रहा हूँ, तो ये तुमने लिखा हुआ होगा, डायग्राम बनाया होगा, तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ क्योंकि एसी सप्लाई मिल रही है आपको पता लेना। तो अब देखें आगे, देखो क्या मिलेगा आगे। देखो रिजल्ट स्टूडेंट, ध्यान दें। देखिए इस कंडीशन को आगे देखें, तो वी हैव a new relation हमारे पास एक न्यू रिलेशन क्या मिलेगा? देखो बेटा समझो, LDI by dt प्लस Q by C इक्वल टू 0। ये तो है, लेकिन तुम्हें एक चीज पता है कि यहाँ करंट का मतलब होता है dQ by dt, क्योंकि करंट धीरे धीरे सर्किट में तभी बनेगा जब धीरे धीरे चार्ज सर्किट में बढ़े।
So we may write this I equal to dq by dt in the equation number 1. So therefore L di by dt में dt तो ठीक है, I की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं dq by dt. I think you can understand this part easily. Q by C as it is there. I think everybody must have understood this part. L को कॉमन लेके बाहर निकाल लूं, इसमें L नहीं है तो यहां डिवीजन में आ जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं और, फिर में राइट, और d square q double differentiation dt square, and when we have taken L out we will get this L here. Finally we will get the equation as, I think everybody must have understood this part. ये क्या सबको समझ में आ गया है अच्छे से? इतना पार्ट नोट डाउन हो गया होगा यहां तक तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 तक. सो मैं आगे बढ़ रहा हूं. ये इक्वेशन का डायग्राम तुमने बना चुके होगे ऑलरेडी. आई एम रनिंग दिस पार्ट क्योंकि एलसी ऑसिलेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कूल और बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो यू शुड नो दिस. चलो आगे बढ़े, हम लोग इससे आगे चलते हैं. इसको हम लोग ने नोट कर लिया, तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे. तो देखो, तुम्हें मालूम है कि दिस इज द इक्वेशन वेरी मच रेलेवेंट टू, दिस इक्वेशन इज वेरी मच रेलेवेंट टू द इक्वेशन ऑफ एसएचएम वी हैव स्टडीड इन 11th क्लास वेव चैप्टर. So we know that equation 2 is an equivalent equation of SHM, that is d square x by dt square plus omega square x equal to 0. This, and we have studied that thing in 11th class most probably, I think so. And as you might have written down this entire equation, this entire result till now, so I am reviewing this part as well. देखो यहाँ पर, तो तुम्हारे को ये मिल गया हो. आगे बढ़े हम लोग, तो देखो क्या मिलेगा. कंपेयर कर लें. ऑन कंपेयरिंग, यस, ऑन कंपेयरिंग द रिजल्ट, वी है और वी गेट. देखो x को q से कंपेयर करें कोई इश्यू नहीं होता उसमें, x इक्वल टू q से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे जो फर्क पड़ेगा वो है ओमेगा स्क्वायर. यहां देख लो ओमेगा स्क्वायर जो है इसके 1/LC के जैसा है. सो हियर वी गेट द सेम रिलेशन. सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC विल बी देयर. और तुम लोग को सबको पता होगा ये रिलेशन भी होता है हमारे पास, and that was the equation called angular frequency of the resonance circuit. और you know omega equal to होता है 2 pi nu, so we may get the result as nu मतलब frequency, this is frequency. तो nu equal to कितना मिल जाएगा, 1/2 pi root over LC. I think everybody understands this, and that is again the resonating frequency. That is proved, and you can see that whenever we talk about LC oscillator, we'll always get the relation